हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मास्टर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवर मोटो इज टू मेक योर लर्निंग वेरी इजियर एंड वेरी कंफर्टेबल। तो इसी मकसद के साथ हम हाजिर हैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सोशल साइंस में, नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म यूरोप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आउट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि हिस्ट्री की इवेंट्स जो होती हैं उनके तार को जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। कौन सी घटना कब हुई, कौन सी घटना किससे रिलेटेड है और वो किस आइडिया के बारे में, किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। आप जानते हैं नेशनलिज्म यूरोप एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर उसका नोट्स बनाए आप तो ऑलमोस्ट 30-40 पेजेस आपको लग जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो मैं डिटेलिंग्स में नहीं जाऊंगा, डिटेल्स क्या क्या है, मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसको मैं समरी के रूप में आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर ये चैप्टर किस चीज के बारे में है। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आई प्रॉमिस कि आपका जो डाउट है चैप्टर को लेकर वो जरूर काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। और एक दो बार अगर आप उसको रिवाइज कर लें, इस वीडियो को देखें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने समराइज करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके पास इससे भी ज्यादा बेस्ट तरीका है इस चैप्टर को समराइज करने का, तो आप चाहें तो उसको समराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस टॉपिक। ठीक है, नेशनलिज्म यूरोप, अगर मैं इसको कुछ कैटेगरीज में बांटना चाहूँ तो पहले में नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म क्या होता है? अपने देश से प्रेम, अपने देश से लगाव। ठीक है, तो आप जानते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो पहला ऐसा कंट्री था जिसने पहली बार कोशिश की कि हम यहाँ से मोनार्की हटाते हैं। मोनार्की मतलब राजा का शासन हटा करके और एक ऐसा शासन लेके आते हैं जहाँ पे लोगों का अपने राष्ट्र का खुद का शासन, नेशन स्टेट उन्होंने बनाया। नेशन स्टेट क्या होता है? एक ऐसा स्टेट जहाँ पर जो रूलर है और जो वहाँ के पीपल है वो शेयर सेम कल्चर, एक संस्कृति, एक भाषा, एक परंपरा, एक रिवाज को मानते हैं और उसी में वो जीते हैं और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करते हैं जिनसे उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। तो नेशनलिस्ट फीलिंग का रिजल्ट है नेशन स्टेट। ठीक है, फ्रांस ने सबसे पहली बार कोशिश की ये करने की, यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, उसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा, उसका प्रभाव यूरोप के सारे देशों पर पड़ा। तो जो फ्रांस में हुआ था उसका प्रभाव पूरे यूरोप में देखा गया। ठीक है, तो क्या प्रभाव रहे, उसी प्रभाव को जो 9th में आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसी का इफेक्ट क्या हुआ पूरी यूरोप के ऊपर, यूरोप में कैसे नेशनलिज्म की भावना जागी। ठीक है, क्यों नहीं थी, कहां से आई, ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं प्री इवेंट्स को देख लेता हूं। ठीक है, क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन बोनापार्ट का आ जाना। ठीक है, 1848 में एक फ्रेंच पेंटर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियू। ठीक है, पहला पेज आपका हिस्ट्री का यही होगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, आपको एक समरी मिल जाएगी, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और अगर आपके पास 30 मिनट्स भी नहीं है अपने आप के लिए पढ़ने के लिए, तो फिर क्या फायदा पढ़ने का। ठीक है, तो कुछ समय आप ध्यान से सुनिए। फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रेंच पेंटर है। 1848 में उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है। उस पेंटिंग में उन्होंने ये दिखाया कि जितने भी यूरोप के स्टेट्स हैं और दुनिया के स्टेट्स हैं वो क्या बन गए हैं? नेशन स्टेट बन चुके हैं। उनके इस विजन को यूटोपियन विजन कहा जाता है। यूटोपियन विजन क्या होता है? यूटोपियन विजन होता है कल्पना, एक ऐसा राष्ट्र, एंड स्टेट विच इज सो आइडियल दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। एक ऐसा स्टेट है जो इतना ज्यादा अच्छा है कि क्या कोई चीज 100% अच्छी हो सकती है? क्या ऐसा देश हो सकता है जहाँ बिल्कुल अशांति ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, गरीबी ना हो, लोग परेशान हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो विजन देखा कि सारे ही देश नेशन स्टेट बन गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने विजन क्या देखा था, कल्पना क्या देखी थी, मैं आपको समझाता हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, उसके हैंड में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, ज्ञान की रोशनी चारों तरफ फैल रही है। एक हाथ में राइट चार्टर है जो लोगों के अधिकार को दर्शाता है। ठीक है, और राजा के शासन का अंत हो चुका है। ऑटोक्रेटिक जो शासन चले आ रहे थे, ठीक है, ऑटोक्रेसी जो थी यूरोप में बाकी जगहों पे, वो क्या हो चुकी थी, वो
एब्सोल्यूट, उसको एक वर्ड दिया गया एब्सोल्यूटिस्ट रूल, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट रूल जो है उसका अंत हो चुका है, उसके टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े हैं और सारे देश के लोग अपने देश का फ्लैग लेकर क्या कर रहे हैं, जिसमें यूएसए और स्विट्जरलैंड सबसे आगे हैं क्योंकि वो सबसे पहले जो है वहां पे उन्होंने इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा पहले उनको मिली थी। उसके बाद जर्मनी है, ठीक है। जर्मनी जो है अपना फ्लैग लेके चल रहा है, ठीक है, जिसमें ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर जो है उसके फ्लैग का है। और सबसे ताजुब की बात यह है कि अभी जर्मनी स्टेट नहीं बना था, नेशन स्टेट नहीं बना था, जबकि फ्रेडरिक शेरू ने कल्पना पहले कर ली थी कि जर्मनी का जो फ्लैग होगा वो ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का होगा। 1848 में ये पेंटिंग उन्होंने बनाई थी। समझ आ रही बात? सारी स्टेट, उसके बाद टू सिसली, लोम्बार्डी, इंग्लैंड, ठीक है, इस तरह के सारे देश जो हैं वो साथ साथ जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे से गुजर रहे हैं। ऊपर से जो एंजल्स हैं और जीसस क्राइस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो नेशन स्टेट बन गया है। यूरोप के जितने स्टेट्स हैं लगभग वो सारे नेशन स्टेट बन गए हैं। राजाओं के जो एब्सोल्यूट रूल का अंत हो चुका है। एब्सोल्यूट मतलब जो निरंकुश शासन है, यानी कि उसका उस शासन के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, उस शासन का अंत हो चुका है, ठीक है। उस शासन के ढेर जो है जमीन पर पड़े हुए हैं। समझ आ रही बात? मैं हिंदी में समझा रहा हूँ आपको क्योंकि मैं इंग्लिश में अगर आपको समझाऊं तो फिर वो बुक्स ही पढ़ लीजिए आप, क्योंकि एवरीथिंग इज इन इंग्लिश, ऑल द सेंटेंसेस एंड द वर्ड्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उन्होंने जो कल्पना की, इसमें मेन पॉइंट्स क्या है? यूटोपियन विजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने, यूटोपिया मीन्स कल्पना है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे स्टेट नेशन स्टेट बन जाए। नेशन स्टेट मीन्स, सपोज कर लीजिए राजा के शासन का अंत हो चुका है, शासक और प्रजा उनके बीच में मेल जोल है, वो क्या कर रहे हैं, साझा करते हैं संस्कृति को, इतिहास को, तो वो नेशन स्टेट है। राजा अपनी प्रजा से हमेशा बड़ा रहा है ना मोनार्की में, उसके फैसले टालने वाला कोई नहीं था, वो जो फैसले लेता था वो सबको मानना पड़ता, इसलिए उसके रूल को एब्सोल्यूटिस्ट कहा गया है। निरंकुश यानी कोई अंकुश नहीं है उसके ऊपर। समझ आ रही बात? ये प्री इवेंट्स हैं, ठीक है। लोग क्या चाहते हैं कि नेशन स्टेट बने, इसीलिए फ्रेडरिक शेरू ने एक पेंटिंग बनाई 1848 में, ठीक है। उनमें उन्होंने कल्पना की कि सारे देश क्या बन चुके हैं, नेशन स्टेट बन चुके हैं, आइडियल स्टेट्स हैं, सब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे से गुजर रहे हैं, ऊपर से जीसस क्राइस्ट और सेंट जेम्स को खुशी से देख रहे हैं, ठीक है, फूलों की वर्षा हो रही है, नेशन स्टेट बन चुके हैं। तो क्या ये बात सच हुई आगे जाके? ये हम पूरी चैप्टर को पढ़ के जानेंगे कि फ्रेडरिक शेरू की जो कल्पना थी क्या वो रियल बनी, यूटोपियन से, कि यूटोपियन ही रह गई, यानी काल्पनिक ही रह गई। समझ आ रही बात? उसके बाद आते हैं नेशन स्टेट सबसे पहले बनाने की कोशिश कहाँ की गई, ठीक है। उन्होंने तो कल्पना की कि नेशन स्टेट, लेकिन इससे पहले क्या हो चुका था, कहीं ना कहीं तो नेशन स्टेट बन चुका था। वो स्टेट कौन सा था? अपने फ्रेंच रिवोल्यूशन 9th क्लास में पढ़ा, 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, लुई 16 का शासन था, ठीक है। लुई 16 के शासन के समय क्या हुआ था, फ्रांस जो है बहुत सारे वॉर्स लड़ रहा था, उसने अमेरिका को जब आज़ाद हुआ तो उसको आज़ाद कराने में मदद की थी, ठीक है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, और महल जो था वर्साय का, उसको मेंटेन करने में खर्च आता था, बहुत ज़्यादा खर्च था। फिर राजा ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई कि हम कर्ज बढ़ा देंगे, कर्ज केवल थर्ड स्टेट देता था, थर्ड स्टेट ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कि वोटिंग सिस्टम जो तुम लेके आ रहे हो कर्ज बढ़ाने के लिए, हम उसको नहीं मानते, क्योंकि जनता पहले से परेशान है, जनसंख्या वाकई क्या है, बढ़ी हुई है पहले से, तो इस वजह से वो पास नहीं हो पाया। फिर नेशनल असेंबली बनती है 20 जून 1789 को। नेशनल असेंबली जो है फिर क्या करती है, जब बस्तिल के किले पे हमला होता है, फिर ब्रिगेड्स जो होते हैं, जंगली डाकुओं के बारे में जब अफवाह फैल जाती है गांव में फ्रांस में, तो लोग जो है वो चटक्स पे हमला कर देते हैं। चटक्स वो जगह होती है जहाँ पे बड़े बड़े लॉर्ड ऑफ मैनर्स, जो जमींदार होते हैं वो रहते हैं, उनके क्षेत्र को चटक्स कहा गया। तो ऐसे इन सारी चीज़ों की वजह से लुई 16 डर जाते हैं और फिर बोलते हैं चलो ठीक है, हम मानते हैं, तुम हमारी शक्तियां कम कर लो। फ्रांस जो है वहाँ वो बन जाता है मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उस समय नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है फ्रांस का, और बहुत सारे चेंजेस करती है, ठीक है। जैसे आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया, ला पैट्री, फादरलैंड, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स थे। जैसे उसमें मदरलैंड नहीं होता था, फादरलैंड होता था, ठीक है। ला पैट्री, लीसाइटो एंड सिटीजनशिप, इम्फेसाइज किया गया उसको, इन बातों को बहुत जोर दे के कहा गया। कॉन्स्टिट्यूशन में
ये दर्शाया गया कि पूरी फ्रेंच कम्युनिटी जो है वो एक है। फ्रेंच भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ठीक है। हिम्स बनाए गए, हिम्स भजन मंत्रों को कंपोज किया गया, ठीक है। मार्टर्स और कॉमेमोरेटेड, शहीदों को याद किया गया। स्टेट जनरल की जगह पे नेशनल असेंबली, एक नई सभा बनाई गई, ठीक है। कानून के सामने सबको बराबर किया गया। वेट्स एंड मेजर्स का एक अच्छा सिस्टम तैयार किया गया, ठीक है। तो इस तरह के ढेर सारे बदलाव आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे बोर्ड्स में, ठीक है। व्हाट वर द चेंजेस लेट डाउन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इस तरह से आ सकता है। तो आपको लिखना पड़ेगा, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना, फ्रांस में रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज कर दिया गया, फ्रेंच भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, ला पैट्री ली सार्टोइन का जो आइडिया था उसको इम्पेसाइज किया गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुई हैं। आप बुक्स में पॉइंट वाइज सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको सारे पॉइंट्स नहीं याद है तो एटलीस्ट 4, 5, 6 पॉइंट्स याद करिए ताकि आपका लॉन्ग आंसर बन सके, ठीक है। आपको आंसर लिखना है, कुछ चीजें आपको हूबहू लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर आइडिया है, वर्ड्स हैं, तो आप उस चीज को पढ़ के आप समझ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है तो जरूर कुछ बदलाव होंगे। क्या बदलाव हो सकते हैं? मार्टर्स और कॉमेमोरेटेड, उसमें लिखा हुआ है ना, यानी शहीदों को याद किया गया। तो ये क्यों बताया जा रहा है आपको? क्योंकि ये नेशन स्टेट बन रहा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से फ्रांस एक नेशन स्टेट बनने के पथ पर आगे बढ़ा, ठीक है। नेशनली जो यूरोप देखना चाहता है उसकी कल्पना फ्रेडरिक फेरो ने की। पहली घटना कहाँ हुई? फ्रांस में। कब? 1789 में, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेज हुए जो मैंने आपको बताया। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ आपने पढ़ा, नेशनल असेंबली थी। नेशनल असेंबली के बाद रेन ऑफ टेरर आया 1792 टू 1794, क्लास 9 की हिस्ट्री अगर आपको याद होगी। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरी जो थे उन्होंने क्या किया उन्होंने शासन करना शुरू किया। तो वो बहुत ही क्रूर थे, अपने लोगों के साथ भी क्रूर थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत सारे उनके अपने लोग ही उनके खिलाफ हो गए। 1794 में उनको भी गुलेटिन कर दिया गया। जब उनको बुलेटिन कर गया तो लोगों को लगा कि जब हम जैसे लुईस 16 अकेले थे तो वो भी षड्यंत्र करते थे, रॉबस्पियरी अकेले शासक बने तो वो भी षड्यंत्र करने लगे, जो जैकोबिन क्लब के हेड थे, ठीक है। और फिर जब तो उन्होंने बोला हम 5 लोगों के एक ग्रुप बनाते हैं, तो उन्होंने डायरेक्टरी बनाई कि फ्रांस के ऊपर रूल करेंगे। 5 लोगों की डायरेक्टरी बनाई गई जिसने फ्रांस पर रूल करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब फिर भी नहीं बात बनी तो उस समय जो मिलिट्री कमांडर थे नेपोलियन बोनापार्ट इन 1799 उन्होंने पावर सीज कर लिया। 1799 में पावर सीज किया, ठीक है। और वो बने फ्रांस के नई राजा। 1804 में उन्होंने बहुत सारे सुधार किए, जैसे उन्होंने सर्फडम, जो गुलामी होती थी, खेतों में गुलाम काम करते थे, उसका अंत कर दिया, ठीक है। कानून के सामने सब लोग बराबर है, हालांकि अपनी, ठीक है। और क्या कहते हैं जो हर व्यक्ति है फ्रांस का, वो लॉ के सामने सब लोग क्या है, इक्वल होंगे, सबके बीच में बराबरी होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। जो भी प्रिविलेजेस मिलते थे वो सारे प्रिविलेजेस का अंत नेपोलियन ने कर दिया, ठीक है। उसने टाउन में क्या किया, गाइल्ड रिस्ट्रिक्शन। गाइल्ड्स क्या होती थी? जो बहुत सारे व्यापारिक समूहों का एक संगठन होता था। गाइल्ड्स के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाता था राजा, उस गाइल्ड रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने हटा दिया। वेट एंड मेजर का सिस्टम जो इम्प्रूव किया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी, उसको उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया, यानी उसका एक स्टैंडर्ड बना दिया। कम्युनिकेशन का सिस्टम डेवलप किया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चेंज नेपोलियन ने किए थे 1804 में, जिसको नेपोलियनिक रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेपोलियन ऐसा कैसे कर पाए? जब जैकोबिन क्लब बना, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब फ्रांस में जब बना रॉबस्पियरी के समय, ठीक है। जैकोबिन क्लब क्या था? थर्ड स्टेट के जो लोअर स्टेटा के लोग थे उनका ग्रुप था। तो जैकोबिन क्लब बाकी देशों में भी बना, जो आसपास के देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, पोलैंड, ठीक है। तो वहां के लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाए। फ्रेंच जो आर्मी थी उसका वेलकम किया गया, आओ हमारे देश में भी नेशन स्टेट बनाओ। तो नेपोलियन इसी वजह से अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर पाए, उनको मौका मिल गया। सबसे पहले लोग नेपोलियन को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी मानते थे, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या लेके आएगा हमारे लिए आजादी लेके आएगा। हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी का मतलब होता है आजादी का अग्रदूत, ठीक है।
तो नेपोलियन को ऐसा ही माना गया, फिर नेपोलियन ने सुधार भी किए, सर्वडम एबलिश कर दिया, ठीक है। प्रिविलेजेस के जो सिस्टम थे, प्रिविलेज मिलता था लोगों को, उसका अंत कर दिया। फिर उसने वेट एंड मेजर सिस्टम को स्टैंडर्ड बना दिया, उसका कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इम्प्रूव कर दिया, ठीक है। गाइड्स पे से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, ठीक है। इस तरह से और भी एक दो सुधार उन्होंने किए। समझ में आ रही? तो उन सारे सुधारों को हम क्या कहते हैं? नेपोलियनिक रिफॉर्म्स, क्या कहते हैं। तो ये सब तीनों चीजें क्या है? एग्जाम्पल्स हैं कि देखो नेशन स्टेट्स क्या होते हैं, इनकी कल्पना, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुए बदलाव और नेपोलियनिक रिफॉर्म्स, मतलब नेपोलियन द्वारा किए गए चेंजेस, जिनको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आ सकता है नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट क्या था, नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस किए थे, ठीक है। तो आपको कम से कम एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स याद होने चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो उसको आप ऐड भी करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। ये जो है प्री इवेंट्स है, यानी यूरोप चाहता है नेशनलिज्म, लेकिन नेशनलिज्म की कल्पना हो रही है। एक देश है फ्रांस, जहां पर ये पहले हो चुका है, और नेपोलियन द्वारा भी बहुत सारे सुधार हुए हैं, जो नेशन स्टेट बनाने के कदम की तरफ हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतना टॉपिक? आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये प्री इवेंट्स हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों यूरोप नेशन स्टेट नहीं बन सकता, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है कि हम यूरोप को नेशन स्टेट नहीं बना सकते, ठीक है। क्या प्रॉब्लम? चलिए पहला देखते हैं। नेशन स्टेट बनने के लिए पहले क्या फीचर है आपको पता होना चाहिए। नेशन स्टेट आप तभी बन पाएंगे जब यू शेयर सेम कल्चर, ट्रेडिशन, ठीक है। एक मॉडर्न स्टेट भी होता है, आप चैप्टर जब पढ़ोगे, मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट। मॉडर्न स्टेट क्या है? मॉडर्न स्टेट एक ऐसा जहां पे एक सेंट्रल, यानी कि केंद्र में एक शक्ति है, ठीक है। केंद्र में एक शक्ति है जो क्या करती है, अपना एक सॉवरेन रूल, सॉवरेन मतलब प्रभु सत्ता, यानी कि स्वयं की सत्ता, एक सॉवरेन रूल, सॉवरेन मतलब लोग, एक ऐसा देश जो दूसरों पर निर्भर नहीं है, खुद शासन करता है, वो सॉवरेन कंट्री है। तो जब एक सॉवरेन रूल एस्टेब्लिश होता है और केंद्र में एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो उस देश को रूल करती है, तो उसे हम मॉडर्न स्टेट कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ आती है। नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट एक कदम आगे है, एक ऐसा स्टेट जहां पर रूलर एंड पीपल वो क्या करते हैं, एक संस्कृति, एक भाषा, एक परंपरा, उसको क्या करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं, तो नेशन स्टेट है। ये चीज नहीं है, क्यों नहीं नेशन स्टेट बन पा रहा? चलिए देखते हैं। हैब्सबर्ग अंपायर एक अंपायर था, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल करता था, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है, TASB, टाइरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटरलैंड, बोहेमिया, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। टाइरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटरलैंड और बोहेमिया, ये चारों जो हैं अल्पाइन रीजन्स हैं। कौन से रीजन्स हैं? अल्पाइन। अल्पाइन क्या होते हैं? जहाँ पे कटीले वन क्षेत्र होते हैं, बर्फीली जगहों पे। तो इन चारों जगहों पे लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। देखो एक ही अंपायर है लेकिन भाषा अलग अलग बोल रहे हैं। टाइरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटरलैंड और बोहेमिया, TASB के नाम से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? यहाँ पे लोग जर्मन भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे लोग इटालियन भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटरलैंड, बोहेमिया लोग क्या बोलते हैं? जर्मन। लोम्बार्डी और वेनेशिया में लोग क्या बोलते हैं? इटालियन, ठीक है। जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया हंगरी का, ठीक है, जो हंगरी है कैपिटल है, जो उस कैपिटल में आधे लोग मगियर भाषा बोलते हैं और आधे लोग रीजनल डायलेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। एक और जगह है हैब्सबर्ग अंपायर में, उसका नाम है गैलिशिया। गैलिशिया में लोग पोलिश भाषा बोलते हैं। तो क्या समझ आ रहा है आपको? हैब्सबर्ग अंपायर ऑस्ट्रिया हंगरी पे जो रूल करता है, तो हैब्सबर्ग अंपायर में क्या प्रॉब्लम है? वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, यानी कि आपको लैंग्वेज में डिफरेंस समझ में आ रही है। टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटरलैंड, बोहेमिया, यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं? जर्मन। लोम्बार्डी और वेनेशिया में लोग क्या बोल रहे हैं? इटालियन, ठीक है। हंगरी जो कैपिटल है वहां पर आधे लोग क्या बोल रहे हैं? मगियर, और आधे लोग क्या बोल रहे हैं? रीजनल डायलेक्ट्स। और एक जगह है गैलिशिया जहां पे लोग पोलिश बोल रहे हैं, यानी कि चार भाषाएं, जर्मन, इटालियन, मगियर, पोलिश। तो जब एक ही स्टेट में इतनी ढेर सारी भाषाएं बोली जाएंगी तो नेशन स्टेट कैसा होगा? जहां पे पीपल एंड रूलर्स शेयर सेम लैंग्वेज। ये तो क्वालिटी चाहिए ना नेशन स्टेट बनाने के लिए। तो ये क्वालिटी आपको हैब्सबर्ग अंपायर में दिखाई दे रही है?
दे रही है या नहीं दे रही है? नहीं दे रही है, यानी कि इसलिए नहीं बन सकता। ये तो यही तो प्रॉब्लम है, नेशन स्टेट बनाने की जो शर्त है कि भाषा सेम होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है, नेशन स्टेट हम नहीं बना सकते, नेशनलिज्म नहीं दिखाई दे रहा आपको, सभी लोग अलग अलग है, बटे हुए हैं, ठीक है। अब वहां के किसानों की बात करते हैं, ठीक है। किसान जो है, मैंने इस तरह से बनाया हुआ है मैप ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। ये नॉर्थ साइड है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। बी मीन्स बोहेमियन, एस मीन्स स्लोवेक्स, बी प्लस एस, बोहेमियन एंड स्लोवेक्स। बोहेमियन और स्लोवेक्स जो हैं वो नॉर्थ में किसान जो रहते हैं उनको कहते हैं क्रोच, सी फॉर क्रोच, क्रोच जो है साउथ के किसानों को कहते हैं। आर फॉर रोमन्स, रोमन किसान जो है वो ईस्ट में है, ट्रांसलाइवेनिया नामक जगह, वहां के किसानों को। और यहाँ पर स्लोविन्स नाम के एक ग्रुप होता है किसानों का जिसको कार्निओला कहते हैं, जो सॉरी जो कहाँ पे रहते हैं, कार्निओला में। समझ आ रही बात? तो ये जहाँ किसान है, देखो ये किसान भी बटे हुए, अलग अलग क्षेत्र के किसानों को हम क्या कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। बोहेमियंस, स्लोवेक्स, रोमन्स, क्रोट्स एंड स्लोविन्स, इस तरह के किसान है। इस तरह का मैप बना के आप आसानी से समझ सकते हो। किसानों में भिन्नता दिख रही है, ठीक है। नेशन स्टेट क्यों नहीं बन रहा, किसान भी अलग अलग है, ठीक है। अब आते हैं अरिस्टोक्रेट्स पे। अरिस्टोक्रेट्स क्या होते थे? अरिस्टोक्रेट्स मतलब होता है उच्च कुलीन वर्ग, यानी कि ऐसा वर्ग जो उच्च है, धनी है, उसको हम क्या कहते हैं, अरिस्टोक्रेट्स कहते हैं, ठीक है। अरिस्टोक्रेट्स बहुत ही फ्यू नंबर्स थे, उनकी संख्या बहुत ही कम थी, हालांकि उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी, कंट्री साइड में मतलब गांव में भी और टाउन्स में भी, यानी कि कस्मों में भी। तो वो क्या करते थे, एक दूसरे के साथ मैट्रिमोनियल टाइज बनाते थे। मैट्रिमोनियल टाइज का मतलब होता है वैवाहिक संबंध, ठीक है, वैवाहिक संबंध बनाते थे। और वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। देखो फ्रेंच भाषा जो है यूरोप में वन ऑफ द टॉप लैंग्वेजेस मानी जाती थी, जो बहुत ही एलिट ग्रुप के लोग बोलते थे, ठीक है। तो ये लोग उसी भाषा का प्रयोग करते थे। तो इनकी संख्या कम थी पर फिर भी एक दूसरे से टाइज बना के रखते थे, ठीक है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम थी अरिस्टोक्रेट्स की। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिबरलिज्म पे जाने से पहले कुछ बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो आप देखिए समाज पहले का कैसा था। समाज पहले दो ही धड़े होते थे, या तो कोई व्यक्ति बहुत धनी है और दूसरा जो है उसका सर्वेंट है। फ्यूडल सिस्टम आपने सुना होगा, सामंतवादी प्रथा, जिसमें एक तरफ नोबल होता था और दूसरी तरफ कौन होता था, नोबल होता था, और दूसरी तरफ होते थे पीजेंट्स, यानी कि या तो लोग रिच होते थे या तो पुअर होते थे, कोई एक बीच का क्लास नहीं था। तो ये बीच का क्लास तब आया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है। और मिडिल क्लास की वजह से रिवोल्ट, जितने भी आपको रिवोल्ट्स देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, वो मिडिल क्लास की वजह से हुआ। तो मिडिल क्लास है क्या और आया कहां से, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो मिडिल क्लास जो है वो कहां से आ रहा है, मिडिल क्लास आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्ट है मिडिल क्लास का आना। लॉयर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, ठीक है, टीचर, इस वर्ग के जो भी लोग हुए उन्होंने ही मिडिल क्लास का निर्माण किया। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं थे, ना ही बहुत ज्यादा धनी थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास था, उन्होंने ही क्रांति का जो नींव है उन्होंने ही रखा यूरोप के अंदर, ठीक है। ये बात आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ी होगी कि वहां पर भी मिडिल क्लास जो है एनविसेज करता है, यानी कल्पना की उसने कि हमें क्या, हमें अधिकार मिलने चाहिए, एक नागरिकों का अधिकार होता है, नेचुरल राइट्स, वो हमें मिलने चाहिए, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अब कहाँ हुआ, आपको पता है इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है जिसने लगभग दुनिया के अधिकतर देशों को अपना गुलाम बनाया है, ठीक है। उसने बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया है। वहां पहले मोनार्की थी, 1688 में वहां पे मोनार्की की जगह पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ, ठीक है, क्योंकि वो कनेक्टेड था कहाँ से, अमेरिका से। अमेरिका के ऊपर वो रूल करता था ड्यूरिंग 1750s। तो कह सकते हैं बोथ प्लेसेस जो थी वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स क्या हुआ, माइनिंग, एग्रीकल्चर, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, हर चीज में जब बहुत तेजी से रैपिड चेंज होने लगे, बहुत तेजी से बदलाव होने लगे, तो उसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जब आप मशीन यूज कर लेते हो मैनुअल लेबर की जगह, यानी कि हाथ के काम की जगह जब आप मशीन का उपयोग करने लगते हो, तो जाहिर सी बात है बदलाव आएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगा, ज्यादा आप मास प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। मास प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी उस जगह पर,
ठीक है, क्वार्टर्स बनेंगे, वहां की हर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट्स करने लगेगी, तो धीरे धीरे वो जगह जहाँ जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज होती हैं वो धीरे धीरे टाउन्स में और सिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस इस तरह से होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में भी अलग अलग समय पे हुआ है। जैसे इंग्लैंड में पहले हो गया सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी और हाफ में हो गया था, लेकिन बाकी जो देश थे जैसे जर्मनी, फ्रांस वगैरह, वहां पर 19th सेंचुरी में हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग अलग समय पर यूरोप में भी हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे देशों में आगे बढ़ा है, क्योंकि इंग्लैंड में पहले हुआ, क्योंकि इंग्लैंड का जो कंट्रोल था वो ओवरसीज यानी कि ज्यादा था, अपनी टेरिटरी से बाहर। ठीक है, अब आते हैं लिबरलिज्म पे। तो लोगों के पास नेशनल स्टेट बना क्यों नहीं सकते? हैप्सबर्ग एम्पायर में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। पीजेंट्स जो हैं वो भी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अरिस्टोक्रेट्स हैं तो सही, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ये फ्रेंच यूरोप की सोसाइटी ऐसी है। लिबरलिज्म क्या होता है? लिबरलिज्म जो है वो उसका लैटिन रूट है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज क्या होती है, क्या आपको पता है? इट कम्स फ्रॉम द रोमन सिविलाइजेशन। रोम एक सभ्यता थी जिसको रोम की सभ्यता कहते थे। उसका अंश अभी भी साउथ अमेरिका और बाकी देशों में देखने को मिल जाता है, यूरोप में भी मिलता है। तो वो जो वहां से जो भाषा निकल के आई रोमन सिविलाइजेशन से, उसे लैटिन भाषा के नाम से जाना जाता है। तो उसमें कुछ वर्ड्स थे, जैसे कि लिबरलिज्म का जो रूट है वो है लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री, आजादी। लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म जो है इट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इट मीन्स फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, इट मीन्स फ्रीडम टू हैव योर एक्सप्रेशन, इट मीन्स फ्रीडम टू लिव योर लाइफ, इट मीन्स फ्रीडम टू वोट फॉर योर प्रीफरेबल कैंडिडेट जिसको आप पसंद करते हो। तो लिबरलिज्म का मतलब जो है वो आजादी तो है, लेकिन सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, सबके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या है? अलग अलग। कैसे अलग अलग है? जैसे मिडिल क्लास के लोग चाहते हैं कि हमें फ्रीडम मिले, जो नेचुरल राइट्स हैं। ठीक है, जीने का अधिकार मिले, वोट देने का अधिकार मिले। ठीक है, एक स्त्री क्या चाहती है? आपको पता था स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। दे हैड नो राइट टू एजुकेशन, नो राइट टू वोट, तो उनको वोट देने का अधिकार मिले। ठीक है, फ्रांस के लोगों ने कोशिश की कि हमको डेमोक्रेटिक राइट्स मिले। फ्रांस के लोग चाहते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स मिले, औरत चाहती है मुझे राइट टू वोट मिले। एक बिजनेसमैन चाहता है कि मार्केट में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसको हटा दिया जाए। तो सबके लिए लिबरलिज्म का मतलब भी अलग अलग था। ठीक है, समझ आ रही बात? सबके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? सबके लिए लिबरलिज्म का मतलब अलग अलग है। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अलग था, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ रहे थे। वीमेंस चाहती थी कि उनको राइट टू वोट मिले। बिजनेसमैन जो है वो चाहता है कि मुझे मार्केट्स में जो रेस्ट्रिक्शन है उनको हटा दिया जाए। ठीक है, और भी जैसे लोग, एक वर्कर है वो क्या चाहता है? उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या हो सकता है? उसका पे बढ़ जाए, उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, वर्किंग आवर्स जो है वो लिमिटेड हो। ठीक है, तो उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या है? अलग अलग है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं लिबरलिज्म में। ठीक है, वो एग्जाम्पल्स क्या दिए हुए हैं मैं आपको बताता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ठीक है, इसमें है जोल्वेरिन और एले, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जोल्वेरिन और एले। ठीक है, जोल्वेरिन और एले। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या कैसे हैं? एक एग्जांपल दिया हुआ है। होता क्या था कि जर्मनी जो था वो 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था। जर्मनी जो कितने स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था? 39 स्टेट्स। तो कोई भी व्यापारी जब जर्मनी में हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाता था, कहाँ जाता था? हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग, तो उसको 11 जगह पे कस्टम बैरियर्स, कस्टम्स क्या होते हैं? जब अपने गुड्स को क्या करते हैं, जब अपने सामान को, गुड्स को आप क्या करते हैं, आप जब किसी और देश में ले जाकर सेल करते हैं तो आपको क्या करना होता है? आपको एक टैक्स पे करना होता है। ठीक है, जितना सामान ले उसके अनुसार, कस्टम्स, उसको हम क्या कहते हैं? कस्टम्स। तो 11 जगह पे कस्टम बैरियर थे। कंट्री एक है लेकिन कस्टम बैरियर्स का कितने हैं? 11। ठीक है, जैसे मान लो 100 रुपए का आपके पास सामान है और 5-5 रुपए आपको 11 जगह पे भरने हैं, तो 55 रुपए तो आप टैक्स में ही दे दोगे, तो आपके पास बचेगा क्या? 45 रुपीज। क्या बेनिफिट होगा आपको?
तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए फिर क्या बनाया गया, एक कस्टम यूनियन बनाया गया। क्या बनाया गया, ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है, जोल्वेरिन क्वेश्चन आ सकता है। जोल्वेरिन क्या है, कस्टम यूनियन है जो प्रशिया के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, प्रशिया के द्वारा शुरू किया गया था 1834 में। ठीक है, प्रशिया ने इसको शुरू किया था और बाद में दूसरे जो स्टेट्स थे वो भी इसमें आकर शामिल हो गए थे। तो इससे क्या फायदा हुआ, कस्टम यूनियन एक है तो वो डिसाइड करेगा कितना कस्टम पे होगा, कहाँ पे होगा। ठीक है, पहले 11 थे, अभी उनको एमलगमेशन करके एक बनाया गया जिसको जोल्वेरिन क्या, जोल्वेरिन क्या था, एक कस्टम यूनियन था जिसको इनिशिएट किया था प्रशिया ने 1834 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को याद रखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। जैसे कि कपड़े की मात्रा लिख लेते हैं, तो आपको नेशन स्टेट क्यों नहीं दिख रहा है, यहां भी एक एग्जाम्पल है नेशन स्टेट नहीं होने का। क्या एग्जाम्पल है, 11 जगह हम कस्टम पे करेंगे एक ही कंट्री में, इतना ज्यादा डिवीजन है, कहां पे एक रूपता दिख रही है आपको, नेशन स्टेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। समझ आ रही बात। एलए, एलए क्या था, ये मेजरमेंट था क्लोथ का, क्लोथ के मेजरमेंट का यूनिट था एलए। जैसे कि अगर आप फ्रीबर्ग जाएंगे, मेन जाएंगे, मिलान जाएंगे, फ्रैंकफर्ट जाएंगे, तो कहीं पे 65 सेंटीमीटर है, कहीं पे 57 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह के अलग अलग पैमाने थे। यानी कि जैसे आपको कहा जाए कि कहीं पे 1 किलो सामान आप ले रहे हो और दूसरे जगह से 1 किलो सामान ले रहे हो, तीसरे जगह से 1 किलो ले रहे हो और अगली जगह से भी 1 किलो ले रहे हो, और चारों जगहों पे 1-1 किलो सामान जो है आपको अलग अलग मात्रा में मिले, तो यहाँ पर इक्वालिटी कहाँ हो रही है, 1 किलो सामान आप कहीं भी खरीदोगे तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है कि आप कहीं भी लीजिए 1 किलो का माप जो है वो बराबर होगा। तो ये चीज नहीं थी, ठीक है, मार्केट में, क्योंकि वहां पे जो माप की इकाई थी वो भी अलग अलग थी। तो नेशन स्टेट होने की कल्पना नहीं हो सकती। नेशन स्टेट का मूलभूत आधार ही यही है कि चीजों में इक्वालिटी होनी चाहिए, सेमनेस होनी चाहिए, कॉमननेस होनी चाहिए, वो चीज दिख ही नहीं रही। मेजरमेंट की यूनिट भी अलग अलग है, तो कैसे नेशन स्टेट बनेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। भाषा अलग, किसान कई तरह से बटे हुए हैं, एरिस्टोक्रेट्स बहुत ही कम है। ठीक है, लिबरलिज्म सबके लिए अलग अलग मतलब है, लिबरलिज्म का किसी के लिए एक मतलब नहीं है, हर व्यक्ति अपनी आजादी अलग अलग रूप से देखता है। ठीक है, समझ आ रही बात। जोल्वेरिन एक कस्टम यूनियन है जो प्रशिया ने बनाया, इनिशिएट किया है 1834 में। ठीक है, क्योंकि 11 जगह पे कस्टम पे करना पड़ता था, हैमबर्ग से न्यूरमबर्ग अगर जाते थे तो। एलए क्या थी, मेजरमेंट की यूनिट थी। समझ आ रही बात, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप हम मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है, या फिर आप जब when you go to sleep, when you go to the bed, जब आप सोने जाते हो तो आप अपनी इस वीडियो को ऑन कर लीजिए, देखते रहिए, ईयरफोन लगा के सुनते सुनते सो जाइए। ठीक है, कहानी सुनते हुए आपको कुछ ना कुछ तो समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।